ये वाला क्वेश्चंस 2 टाइम्स बोर्ड में पूछा गया है। सेल्स अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें तो क्या होगा, उसका हमें इफेक्टिव ईएमएफ हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? तो मान के चलो हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास और एक सेल है, तो ऐसे हमारे पास कितने सेल हुए? 2। तो 2 सेल हमने कौन से ग्रुपिंग में लगाया? आपको राइट ग्रुपिंग ऑफ सेल्स लगाया हमने। क्या लगाया है? राइट ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। राइट ग्रुपिंग ऑफ सेल, इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव ग्रुपिंग ऑफ सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? अब ये होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। इस वाले सेल का ईएमएफ एप्सिलॉन 1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, तो ऐसे ही सेल का ईएमएफ कितना है? एप्सिलॉन 2, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R2। तो ऐसे हमने 2 सेल को कंस्ट्रक्टिव ग्रुपिंग में लगाया है। तो व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव ग्रुपिंग? कंस्ट्रक्टिव ग्रुपिंग में एक वाले सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड दूसरे वाले सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को अटैच होता है। आई बात समझ में? तो ये कौन सी ग्रुपिंग है? ये ग्रुपिंग है आपकी कंस्ट्रक्टिव। इसको एक और नाम है राइट ग्रुपिंग ऑफ सेल। आपके बुक में कहीं पे भी वर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, उसकी तरफ ध्यान देना। कंस्ट्रक्टिव ग्रुपिंग ऑफ सेल है ये। बात समझ में आ गई? कंस्ट्रक्टिव बोले तो समझ में आ गया आपको? कंस्ट्रक्टिव में पहले सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड तो दूसरे सेल का क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ गई? आगे हमने यहाँ पे टर्मिनल्स लिए है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ए वाला पॉइंट लिया है, फिर हमने यहाँ पे एक बी पॉइंट लिया है, और फिर हमने यहाँ पे एक सी पॉइंट लिया है। तो हमारे पास ऐसे कितने पॉइंट्स है? 3 पॉइंट है। ए बी के बीच में हमने पहला सेल लगाया है, बी और सी के बीच में हमने सेकेंड वाला सेल लगाया है। हम और एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 2 सेल सीरीज में मिलके जितना काम कर रहे हैं, 2 सेल सीरीज में मिलके जितना काम कर रहे हैं, उतना ही एक सिंगल सेल काम करेगा। उस सेल को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेल। क्या बोलेंगे उसको हम? तो मैं यहाँ पे एक इक्विवेलेंट सेल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ए, पहला पॉइंट क्या है? ए। तो इन दोनों का मिलकर सीरीज में जो काम है, वही काम कौन कर रहा है? यहाँ पे एक सिंगल सेल, तो उसका नाम है इक्विवेलेंट सेल, और इसका ईएमएफ है E इक्विवेलेंट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट। पहला पॉइंट ए है, तो इन दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया एक सिंगल सेल से। यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है? लास्ट वाला पॉइंट सी है। तो इस वाले डायग्राम को हम ए नाम देंगे, इस वाले डायग्राम को हम बी नाम देंगे। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता चल गया आपको? पहले सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम ड्रॉ करना। तो पहले हमने क्या किया? ए वाले डायग्राम में 2 सेल को हमने किस में कनेक्ट किया है? सीरीज में। सीरीज भी कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा है आपका? कंस्ट्रक्टिव वाला है, राइट ग्रुपिंग ऑफ सेल है। तो इसमें से I करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है? I। तो इसमें से भी कितना करंट जाएगा? I ही करंट जाएगा। ओके, अब देखो ध्यान से देखना, क्या इतना आपको समझ में आ गया? 2 सेल्स हमने किस में कनेक्ट किए हैं? कंस्ट्रक्टिव ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ये भी आपका रिप्लेसमेंट है। इन दोनों का सीरीज में जितना काम है, उतना ही अकेला एक सिंगल सेल यहाँ पे काम कर रहा है, इसलिए इस सेल का नाम है इक्विवेलेंट सेल। ये कौन सा सेल है? तो इसका ईएमएफ क्या है? इक्विवेलेंट, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R इक्विवेलेंट। ओके, स्मॉल r इक्विवेलेंट। अब हमें पहले ए वाले डायग्राम के लिए कैलकुलेशन करना है, उसके बाद हमें किसके लिए कैलकुलेशन करना है? बी वाले डायग्राम के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए वाले डायग्राम में कितने सेल है? 2 सेल। तो फॉर सेल 1 के लिए हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। सेल 1 के लिए हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिक फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ये हमारा बेस है। टर्मिनल वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। टर्मिनल वोल्टेज विच इज इक्वल टू EMF माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो इन पहले सेल के लिए, तो ये दिख रहा है आपको फर्स्ट सेल यहाँ पे, इसका EMF क्या है फर्स्ट सेल का? एप्सिलॉन 1। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R1। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हायर पोटेंशियल माइनस, तो हायर पोटेंशियल है आपका VA माइनस लोअर पोटेंशियल क्या है आपका? VB। ये हो गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज, हमने V निकाल लिया है। अब EMF क्या है आपका? यहाँ का EMF क्या है सेल का? एप्सिलॉन 1 माइनस करंट कितना जा रहा है इससे? I। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R1। हो गया। इसको इधर देख लो, पहले सेल के लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया है। समझ में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला? बाय यूजिंग टर्मिनल वोल्टेज फॉर्मूला। ओके, अब सेकेंड वाले सेल के लिए बताओ। फॉर
सेल 2, तो सेल 2 के लिए क्या होगा? सेल 2 के लिए हायर पोटेंशियल का पॉइंट कौन है? VB, तो VB इज अ हायर पोटेंशियल, तो VB इज अ हायर पोटेंशियल माइनस VC इज अ लोअर पोटेंशियल। हो गया इतना? तो ये क्या हो गया? टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज हो गया इक्वल बोलो सेल 2 का EMF क्या है? एप्सिलॉन 2। करंट कितना जा रहा है इसमें से भी? ही करंट जा रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका? R2। हो गया? अगर मैं आपसे बोलूं ये दो सेल कौन से पॉइंट्स के बीच में अटैच किए, देखो A और C के बीच में, तो मैं अगर आपसे पूछूं VA माइनस VC क्या है, VA माइनस VC क्या है, तो आप क्या करोगे? अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर जो टर्म्स है उसी का यूज करना होगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। कोई फर्क पड़ेगा इससे? ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, आपका टर्म वही आएगा, लेकिन इससे एक ग्रुपिंग बन जाएगा। देखो VA माइनस VB का वैल्यू आपको ऊपर पता है, कितना है वो? एप्सिलॉन 1 माइनस IR1 प्लस इसका वैल्यू पता है आपको? एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। ओके, अब एप्सिलॉन का टर्म एप्सिलॉन की साइड ले लो, EMF का टर्म EMF की साइड, तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, I का टर्म I की साइड ले लो, माइनस I कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा? R1 प्लस R2। ये क्या हुआ हमारा? VA माइनस, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के रखो। अभी हमने सिर्फ किसके लिए कैलकुलेशन किया है? हमने सिर्फ A वाले डायग्राम के लिए कैलकुलेशन किया है। अब हम B वाले डायग्राम की ओर जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं B वाले डायग्राम के लिए फॉर इक्विवेलेंट सेल, इक्विवेलेंट सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इक्विवेलेंट सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो हायर पोटेंशियल VA माइनस लोअर पोटेंशियल VC, इसको भी आपको किसके फॉर्म में लिखना है? टर्मिनल वोल्टेज विच इज इक्वल टू EMF ऑफ सेल। तो कितना सेल का EMF है? एप्सिलॉन, तो सेल का EMF है एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस कितना करंट जा रहा है इससे? I। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका? इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो। कंपेयर करो, देखो पहले इक्वेशन में VA माइनस VC का वैल्यू देखो और सेकेंड वाले इक्वेशन में VA माइनस VC का वैल्यू देखो। अगर ये दो, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, तो ये और ये क्या होना चाहिए? सेम। तो हम बोल सकते हैं एप्सिलॉन इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। कंपैरिजन करो, ये वाला टर्म किसके इक्विवेलेंट आएगा? इस वाले टर्म के इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा? R1 प्लस R2 के। तो ये कहां से आया? फ्रॉम 1 and 2। हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर दो सेल, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है, अगर दो सेल कंस्ट्रक्टिव रूप में है तो उनका EMF ऐड होता है। क्या होता है? EMF क्या हुआ? ऐड हुआ। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स आएगा। देखो ये हमारे पास एक सेल है, मान के चलो 2 वोल्ट है, इसका EMF कितना है? 2 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने लिया 0.1 हो। ये हमारे पास और एक सेल है, इसका EMF है हमारे पास 3 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2 ओहम। तो मैंने आपसे पूछा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे? पहले देख लो ये कंस्ट्रक्टिव है क्या, पहले देखो। इसका माइनस तो इसका प्लस, ऑफ कोर्स ये कंस्ट्रक्टिव है। अगर कंस्ट्रक्टिव है तो EMF क्या होता है? ऐड होता है। इसका माइनस है तो इसका क्या है? प्लस। तो इसका मतलब दोनों EMF को आपको क्या करना है? डायरेक्टली ऐड करना है। तो ये कितना आएगा? सो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू, ओके। अब अगर ये डिस्ट्रक्टिव होता, क्या होता? ऐसा होता, इधर एप्सिलॉन 1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इधर एप्सिलॉन 2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। A, इधर B और इधर C। तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना आता पता है आपको?
डिस्ट्रक्टिव ग्रुपिंग है ये। इसका मतलब यहाँ पे जो हायर पोटेंशियल, जो हायर ईएमएफ है, मान के चलो हायर ईएमएफ आपका क्या है, एप्सिलॉन 1, इसमें से जो लोअर ईएमएफ है उसको क्या करना होता है, माइनस। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा आपका ऐड ही होता है, सिर्फ ईएमएफ माइनस होता है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस आपका हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो अभी हमने दो केस डिस्कस किए हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव ग्रुपिंग और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पता चल गया, एक सेल का नेगेटिव तो दूसरे सेल का पॉजिटिव। डिस्ट्रक्टिव को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक सेल का नेगेटिव है तो दूसरे सेल का भी नेगेटिव, ये पहली प्रोबेबिलिटी। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या पता है, एक सेल का पॉजिटिव तो दूसरे सेल का भी पॉजिटिव, ये सेकेंड वाली प्रोबेबिलिटी। ये भी क्या है, डिस्ट्रक्टिव ग्रुपिंग है। बात समझ में आ गई। तो कितने ग्रुपिंग होते हैं सेल के, दो, एक डिस्ट्रक्टिव ग्रुपिंग होता है और एक कंस्ट्रक्टिव ग्रुपिंग होता है। तो अभी हमने कौन सा डिस्कस किया पता है, आपके बुक में सिर्फ डेरिवेशन किसके लिए है, किसके लिए है, कंस्ट्रक्टिव ग्रुपिंग के लिए है। आई बात समझ में। अब मान के चलो आपके पास नंबर ऑफ सेल्स है, ऐसे कितने सेल्स है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये ऐसे आपके पास n नंबर ऑफ सेल्स है। कितने सेल्स है, सबका ईएमएफ सेम है, सभी का ईएमएफ क्या है, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। तो मैं आपसे बोलो इक्विवेलेंट बताओ, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट बोलो, तो n एप्सिलॉन। मैंने बोला r इक्विवेलेंट बताओ, ओके समझ में आ गया। इस तरीके से आपका एक टॉपिक था, टॉपिक का नाम था सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशंस, जो बोर्ड एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में डेरिवेशन में आता है। क्या पूछा जाता है आपको जनरली पूछा जाता है इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। लेकिन कौन सा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, ओके। ये तो हुआ नॉर्मल, इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, उसका मेरे को आंसर बताना। एक स्टूडेंट है, थोड़ा सा हम डेली लाइफ का एक देखते हैं। एक स्टूडेंट से उसने 5 सेल, सबका ईएमएफ एप्सिलॉन है, उनको उसने कनेक्ट किया सीरीज में। एक स्टूडेंट से उसने 5 सेल्स को, सबका ईएमएफ कितना है, एप्सिलॉन है, सबको किसमें कनेक्ट किया, सीरीज में, ओके। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना है, R। मतलब अगर ईएमएफ एप्सिलॉन है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R। उसने क्या क्या बताया, 4 सेल का राइट ग्रुपिंग किया, 4 सेल का राइट ग्रुपिंग किया, लेकिन एक सेल उसका उसने क्या किया, रॉन्ग ग्रुपिंग किया। तो अब कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट बताओ। बताओ कितना आएगा, कैसे, देखो 1 2 3 4 का उसने क्या किया, राइट ग्रुपिंग। राइट ग्रुपिंग समझ में आता आपको, ये एप्सिलॉन, ये भी एप्सिलॉन, ये भी एप्सिलॉन, ये भी एप्सिलॉन, 4 का राइट ग्रुपिंग किया। एक का रॉन्ग ग्रुपिंग समझ में आता है, नेगेटिव नेगेटिव अटैच कर दिया उसने, मतलब 4 में सही है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस किया उसने, ऐसे 4 सेल का माइनस प्लस कनेक्ट किया उसने। लेकिन एक का क्या कर दिया, एक का माइनस है तो दूसरे का भी क्या कर दिया उसने। तो कितने कनेक्ट, ये 4 किस में है, ये 4 राइट ग्रुपिंग में है, लेकिन एक किस में है, तो देखो इसका ईएमएफ भी कितना है, एप्सिलॉन। 1 2 3 4 एप्सिलॉन, ये राइट ग्रुपिंग में था इसलिए सभी ऐड हुआ, लेकिन ये किसमें है, ये किसमें है, रॉन्ग ग्रुपिंग में है, ये क्या होगा, माइनस। तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 एप्सिलॉन। बात समझ में आ गई। यही इस टॉपिक का सबसे हार्ड क्वेश्चन, इसके ऊपर कोई हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्या, हम यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला ऐसा लगा सकते हैं, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स इन कनेक्शन माइनस 2
नंबर ऑफ सेल्स इन रॉन्ग कनेक्शन, रॉन्ग कनेक्शन मतलब समझ में आ रहा है ना, रॉन्ग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इनटू यहाँ पे एप्सिलॉन। कितने सेल थे? 5। कितना रॉन्ग ग्रुपिंग में था? 1। तो कितना आएगा? फॉर्मूला समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछूं इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ, इक्विवेलेंट, इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। सेम रहेगा, सेम मतलब इसके जैसा नहीं रहेगा, वो सभी को ऐड करना होता है, रेजिस्टेंस तो सभी का ही ऐड करना होता है। कितना आएगा? तो आर इक्विवेलेंट आएगा 5R। समझ में आ गया क्वेश्चंस? क्वेश्चंस में क्या पूछा जाएगा पता चल गया। आपको एक ऐसा कंडीशन दिया जाएगा, उस कंडीशंस में कुछ राइट ग्रुपिंग में किया जाएगा सेल्स का कॉम्बिनेशन और कुछ रॉन्ग ग्रुपिंग में किया जाएगा। तो आपको क्या पूछा जाएगा? पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा और पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ऐसा आपको सवाल आएगा। अब मैं जिससे सवाल करता हूं, तुम खड़े हो जाओ। एक टीचर है, वो प्रैक्टिकल करवा रहा है स्टूडेंट्स को, तो उसने क्या किया, 10 सेल्स लिए, सबका ईएमएफ क्या है? सेम है। सबका ईएमएफ है 2 वोल्ट, सबका ईएमएफ 2 वोल्ट है सेल्स का, और सभी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओहम है। तो उसने क्या किया, उसने 3 का रॉन्ग ग्रुपिंग किया है। कितने सेल्स थे? कितने सेल्स थे? 10 सेल्स थे। रॉन्ग ग्रुपिंग कितने का किया? 3 का किया। इक्विवेलेंट बताओ, ईएमएफ का इक्विवेलेंट बताओ कितना आएगा? 4 आएगा। 4 आएगा। पता चल गया आपको कैसे? n का वैल्यू 10, m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू 3, तो 3 × 2 6, 10 में से 6 गया, कितना आएगा? 4। तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना आएगा? 4 एप्सिलॉन। 4 एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है? तो कितना आएगा? आगे भी करना होता है उसको। आई बात समझ में? क्वेश्चन में आपको वैल्यूज भी दिया जा सकता है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्लियर हो गया? इस तरीके से अपना सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये आपका टॉपिक चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सेल्स को हम किस में कनेक्ट करने वाले हैं? सेल्स को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने वाले। तो मैं यहाँ पे एक सेल कंसीडर कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे एक दूसरा सेल कंसीडर कर रहा हूँ। इन 2 सेल को मैं किस में कनेक्ट किया हो? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस पहले सेल का ईएमएफ एप्सिलॉन 1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। इसका ईएमएफ एप्सिलॉन 2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इसमें से हमने I1 करंट निकाला है, इसमें से हमने, तो ये दोनों करंट यहाँ पे आएंगे तो क्या होंगे? I क्या है? I1 प्लस I2। यहाँ पे एक जंक्शन बना है। जंक्शन कैसे बना है? इस वाले सेल के लिए वायर ये है, इस वाले सेल के लिए वायर ये है। 2 वायर एक जगह पे मिल रही है तो वहां पे जंक्शन बनेगा। इन वायर का जो भी करंट है वो आगे जाके अगली वायर में फ्लो होने वाला है। तो यहाँ पे जंक्शन बनेगा, इस जंक्शन को हम B1 पॉइंट बोलेंगे। तो वैसे यहाँ पे भी एक जंक्शन बनेगा जिसका नाम क्या है? B2। तो ये वाला करंट इस साइड से ऐसे फ्लो होगा। यहाँ पे भी हमने वायरिंग किया है, ये वायरिंग में से करंट जा रहा है तो इस साइड इंटर करेगा। I करंट इंटर किया, फिर से करंट आपका क्या हो जाएगा? I1 और I2 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब हमने यहाँ पे सेल्स का किस में ग्रुपिंग किया है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले हमने 2 सेल्स को पैरेलल में लगाया है, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या आएगा? ये 2 सेल पैरेलल में मिलके जितना काम कर रहे उतना ही एक सिंगल सेल काम करेगा। इसका ईएमएफ क्या है? एप्सिलॉन इक्विवेलेंट। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R इक्विवेलेंट। पहला टर्मिनल क्या था? B1, दूसरा टर्मिनल क्या था? B2। इसको हम क्या बोलते हैं पता है ना आपको? इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेल। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना होता है, सीक्वेंस ध्यान से रखो। तो हमने दोनों डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लिया है, अब हमें आगे बढ़ना है। देखो, बोलो क्या करना होगा? सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस, और आपने ये पढ़ा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ये 2 रेजिस्टर किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये है VB1 माइनस VB2
इसको हम एक नाम देंगे V। ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। ये क्या है? तो ये टर्मिनल वोल्टेज दोनों सेल के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेल किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अब हम इसको पहले सेल के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। फॉर फर्स्ट सेल, फॉर सेल 1 पोटेंशियल डिफरेंस सेल 1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या देख लेते हैं? हायर पोटेंशियल VB1 माइनस लोअर पोटेंशियल क्या है? VB2। हमें कैसे पता चला कि हायर पोटेंशियल पे है? प्लस वाला टर्मिनल B1 पे है, माइनस वाला टर्मिनल B2 पे है। तो B1 का पोटेंशियल हाई रहेगा, B2 का पोटेंशियल लोअर रहेगा, विच इज इक्वल टू, अगेन फिर से हमें टर्मिनल वोल्टेज किसके फॉर्म में लिखना होता है? EMF और करंट के फॉर्म में लिखना होता है। तो बोलो यहाँ का EMF कितना है? यहाँ का EMF कितना है? कितना है? एप्सिलॉन 1। तो एप्सिलॉन 1 माइनस करंट कितना है वहां पे? करंट वहां पे I1 है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वहां पे? R1। क्या इतना आपको समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, बट व्हाट इज VB1 माइनस VB2? V क्या है वो? तो V इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1। यहां से हम करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो करंट का वैल्यू क्या आएगा? I1 R1 विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस V। ये वाला टर्म उस साइड जाएगा तो प्लस होगा और ये वाला इस साइड आएगा तो माइनस होगा। तो I1 का वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन 1 माइनस V बाय R1। पहला करंट मिला आपको सेल 1 के लिए, फर्स्ट करंट मिल गया। ऐसे ही हमें किसके लिए ड्रॉ करना है? सेल 2 के लिए। तो सेल 2 के लिए क्या आएगा देख लो, फॉर सेल 2 के लिए भी आप ऐसा लिख सकते हो, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल विच इज इक्वल टू EMF माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये वाला वैल्यू क्या है? V है। एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R2। यहां से करंट का वैल्यू कितना आएगा? एप्सिलॉन 2 माइनस V बाय R2। सेम सीक्वेंस फॉलो करना है, सेम ही सीक्वेंस लगाना है आपको। इधर हमने जैसे करंट फाइंड किया था वैसे आप यहाँ पे सेल 2 के लिए भी करंट फाइंड करो। अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल करंट कितना है? I है, तो हम बोल सकते हैं करंट ऑफ कॉम्बिनेशन, करंट ऑफ कॉम्बिनेशन का करंट कितना है? I विच इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 का वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन 1 माइनस V बाय R1। इसका वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन 2 माइनस V बाय R2। हो गया। अब हमें V का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है हमें इससे? तो V का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड्स है, लेकिन हमारे बुक में जो मेथड्स दिया है हम उसी मेथड का यूज करेंगे। क्या मैं बेस को सेपरेट कर सकता हूँ? तो I इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 डिवाइड में R1 माइनस V R प्लस इधर क्या आएगा? एप्सिलॉन 2 R2 माइनस V R2। आ गया। एप्सिलॉन का टर्म एप्सिलॉन के साथ ले लो, तो I कितना आएगा? एप्सिलॉन 1 R1 प्लस एप्सिलॉन 2 R2। आ गया। इसमें से माइनस V को बाहर लो तो अंदर क्या बचेगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 बचेगा। हो गया। हमें किसका वैल्यू निकालना है? टर्मिनल वोल्टेज V। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये वाला टर्म इस साइड माइनस में है, इधर I है। ये वाला टर्म इस साइड माइनस में, उस साइड जाएगा तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा V डिवाइड मल्टीप्लाई 1 बाय R1 प्लस, टर्म को रिप्लेस कर दो, उस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस। तो I इस साइड आएगा तो क्या होगा? I इस साइड आएगा तो माइनस होगा। हो गया। ये इसे थोड़ा ध्यान देना है आपको। हमें किसका वैल्यू चाहिए? टर्मिनल वोल्टेज V। ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो V इज इक्वल टू क्या आएगा?
R1 प्लस R2 डिवाइड में R1 R2 इक्वल, इधर भी क्रॉस करो, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइड में, हो गया। इधर क्या आएगा, माइनस I। इन दोनों के पास R1 R2 है, इसके पास भी R1 R2 मल्टीप्लाई में है, क्या I के पास है? तो क्या मैं यहाँ पे R1 R2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं? तो क्या अब सबके पास R1 R2 है? तो क्या मैं सब में से इसको कैंसिल कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो अब आपके पास क्या बचा है, V R1 प्लस R2, इधर क्या बचा आपके पास, एप्सिलॉन 1 R2 एप्सिलॉन 2 R1, इधर क्या बचा आपके पास, माइनस I। कौन सा वैल्यू चाहिए आपको, किसका वैल्यू चाहिए आपको? तो क्या आप V का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? R1 प्लस R2 उधर क्या है, मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो क्या होगा, तो कर दो डिवाइड। सो V इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइड, अगर इसको डिवाइड करेगा तो इसको भी क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। अभी हमने सिर्फ A वाले डायग्राम के लिए कैलकुलेशन किया है, अब हम B के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। किसके लिए? फॉर इक्विवेलेंट सेल। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेल, इधर देखो दिख रहा है, बताओ हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल क्या आएगा, VB1 माइनस विच इज इक्वल टू, वहां का EMF क्या है, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, वहां का EMF क्या है, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, करंट क्या है वहां का I, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है वहां का R इक्विवेलेंट। ये कितना होता है, ये तो V होता है, इसको बोल दो 2 और इसको बोल दो, कंपेयर करो, ये भी V है ये भी V है, इक्वल इक्वल, इसका मतलब इक्विवेलेंट ये होना चाहिए, माइनस माइनस I इसका मतलब ये जो दिख रहा है ये आपका R इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइड R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट क्या है आपका, R1 R2 डिवाइड में I तो कंपेयर कर लिया ना हमने, हो गया। इस तरीके से आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। ये डेरिवेशन 3 टाइम्स बोर्ड में आया हुआ है, ये ट्रिकी नहीं है, इधर सिर्फ बेसिक मैथ आपको करने आना चाहिए। कहाँ पे ट्विस्ट है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला टर्म मिलेगा, इसके पास R1 R2 है, इसके पास भी R1 R2 है, इसके पास नहीं है तो इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो आपके पास ये टर्म मिलेगा। टर्म मिलने के बाद इस वाले टर्म को आप इससे डिवाइड कर दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा ध्यान से देखना इधर, इसका प्लस और इसका प्लस एक साइड है इसलिए वहां पे प्लस आया है। इक्विवेलेंट में हमने क्या लिया है, अगर मैं ऐसा कर दूं इसका प्लस और इसका, तो इस डेरिवेशन में यहाँ पे ये जो आया है यहाँ पे प्लस क्यों आया, एक प्लस एक दूसरा भी प्लस है, अगर एक प्लस होता और दूसरा माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आता। आई बात समझ में, डेरिवेशन समझ में आ गया। इस तरीके से आपका डेरिवेशन है, एक बार ध्यान से देखना, आपको सिर्फ उतना ही बताया जाएगा जितना बुक में है, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। अगर एक प्लस है और दूसरे का माइनस है तो क्या होगा, मैंने बताया। क्या इसके ऊपर न्यूमेरिकल से, ये लिख लो फिर मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ।